हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को समझेंगे। आगे का स्टार्ट करने से पहले जो हमने पहले पढ़ रखा है हम वो देख लेते हैं। मींस हिस्ट्री ऑफ एटम्स जानने से पहले हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अपने पहले भी क्लासेस में पढ़ रखा है, तो हम उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमें पहले तो पढ़े हैं। हमने क्या पढ़ा है पहले? जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलके बने होते हैं। मींस जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है। मींस मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम कहलाती है। मींस किसी भी मैटर की, जैसे ये मैटर है, ये छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, तो इसकी सबसे छोटी यूनिट हमारी एटम कहलाएगी। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दो एटम से मिलके दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मींस जो एटम से बनते हैं, जो एक एटम है इसमें दूसरा एटम मिलाया जाएगा तो वो हमारा मॉलिक्यूल्स होगा। दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और एटम क्या होता है? मैटर की सबसे छोटी यूनिट हमारी एटम कहलाती है। चलिए अब थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं एटम की। ये जो हम एटम्स पढ़ते आए हैं अभी तक, हमने 6th में, 7th में, 8th में पढ़ा है, वो होता क्या है? जो हम ये पढ़ते हैं वो किसी ने तो बताया होगा। हम तो अपने आप से तो हम लेके नहीं आए ये चीजें, हमारे पहले भी किसी ने इनको बताया होगा। तो कौन बताते हैं हमें ऐसी चीजें? साइंटिस्ट बताते हैं। अभी जितने भी आपने साइंटिस्ट को देखा होगा वो ज्यादातर साइंटिस्ट हमारे फॉरेनर्स होते हैं। पर एटम के बारे में एक चीज बहुत अच्छी है कि सबसे पहले जिसने एटम को बताया था वो एक इंडियन फिलोसोफर थे। मींस वो इंडिया के थे, महर्षि कन्नड़। इन्होंने अराउंड 500 BC, मींस बहुत ज्यादा पहले, ये फिलॉसफी दी थी कि जो एटम्स होते हैं जो मैटर होते हैं वो एटम से मिलके बने हुए हैं। मींस मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है। महर्षि कन्नड़ ने एक बहुत ही देसी सा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने चावल के कुछ टुकड़े लिए, उन्होंने अपने चावल के कुछ टुकड़े लिए थे, मींस राइस के टुकड़े लिए। इन चावल के टुकड़ों को उन्होंने अपने मुंह में डाला और उसको चबाया। चबाने के बाद वो टुकड़े थोड़े टूट गए, वो थोड़े छोटे छोटे ब्रेक डाउन हो गए। उन्होंने देखा कि चावल के टुकड़े अभी भी और टूट सकते हैं। फिर उन्होंने दोबारा से इन चावल के टुकड़ों को, जो उन्होंने अपने मुंह से निकाला था, वो वापस अंदर ले लिया, मींस वापस अपने मुंह में डाला और थोड़ा और चबाया। उन्होंने जब चावल के टुकड़ों को चबाया तो वो थोड़े और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए, मींस थोड़े छोटे छोटे हो गए। उन्होंने देखा कि अभी भी इन चावल के टुकड़ों को और तोड़ा जा सकता है, तो उन्होंने फिर चावल के टुकड़ों को अंदर लिया, अपने मुंह में डाला और उन्हें और चबाया। जब उन्होंने चबाया और उसके बाद उन्होंने जब बाहर निकाला तो उन्होंने देखा वो चावल के टुकड़े बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में टूट चुके हैं और उनको वो और चबा नहीं सकते, मींस और अपने मुंह में डाल के उनको तोड़ नहीं सकते वो। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, चावल के जो छोटे छोटे टुकड़े उन्होंने तोड़े हैं, इसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। परमाणु। और जो ये मैटर हम बोलते हैं उसको पदार्थ। मींस पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट हमारी क्या होती है? परमाणु होती है। ये सबसे पहले हमें महर्षि कन्नड़ ने बताया था, जो एक इंडियन फिलोसफर्स थे। उस टाइम पे साइंटिस्ट नहीं होते थे और जो फिलोसफर होते थे उनकी फिलॉसफी आप कह सकते हो बहुत ही सॉलिड रहती थी। वो मोस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल सही, जो चीजें वो लोग बताते थे वो बिल्कुल सही होती थी। उनकी फिलॉसफियां बहुत सही होती थी। जैसे महर्षि कन्नड़ की फिलॉसफी कि मैटर जो है वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है, मींस एटम से मिलके बना हुआ है। ये उनकी फिलॉसफी क्या थी? बिल्कुल सही थी। महर्षि कन्नड़ के बाद और भी बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज में एटम्स को प्रूव किया कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है। इसके बाद लिवोइसिस और प्राउट आए, जिन्होंने एक नई थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज प्रूव करी
जो अभी तक फिलोसफर्स और साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया तो था कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है, पर उन्होंने कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट या कोई ऐसे साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया जिससे ये प्रूफ हो सके कि जो वो बोल रहे हैं उनकी बात में दम है, मीन्स जो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन बाद में लिवॉयस और प्राउड ने अपनी थ्योरी दी जिसमें उन्होंने इस चीज को प्रूफ करने के लिए लॉज दिए और ये प्रूफ किया कि मैटर जो है वो एटम से ही मिलके बना है, मीन्स सबसे छोटी मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम है। मैटर क्या है? जो भी हमारे आसपास है वो सारा कुछ मैटर है, जिसमें भी वेट है और जो मास लेता है वो मैटर है। तो वो सारी चीजें हमारी किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है। अगर मैं ये पेन भी यूज कर रही हूँ तो ये भी क्या है? एक मैटर है, और ये भी किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना हुआ है। ये उन्होंने लिवॉयस और प्राउड्स ने अपनी थ्योरीज में अपने लॉज में बताया हमें। लिवॉयस और प्राउड ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये थ्योरी इन्होंने 1774 के अराउंड दी थी और इस थ्योरी को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट थ्योरी थी इनकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकेंड थ्योरी थी इनकी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो भी चीजें हैं वो मैटर से बन के बनी है और साथ में उसके एक्सपेरिमेंट प्रूफ भी दिए। तो उन्होंने जो फर्स्ट लॉ लिवॉयस और प्राउड्स ने जो अपना फर्स्ट लॉ दिया है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब उसमें देखते हैं हम उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने अपने लॉ में बताया कि अगर हम केमिकल रिएक्ट कराते हैं तो उसमें जो मास है ना वो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मीन्स अगर हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लेते हैं, मीन्स हमने कुछ लिया जिसका हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं, तो इसको रिएक्ट कराने के बाद जो हमारे पास 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट या सिंगल प्रोडक्ट जो भी मिलेंगे उसमें एनर्जी ना क्रिएट हुई होगी, मतलब जितना ये है, अगर ये हमने 10 ग्राम लिया है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमें 10 ग्राम मिलेगा, चाहे तो वो खाली इसमें हो सकता है या अगर 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो 2 में हमें 5 या 2-3 ऐसे करके हमारा मतलब टोटल जो होगा हमारा वो प्रोडक्ट सेम आएगा। सेकेंड उन्होंने दिया है दिस मीन दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। मीन्स जब हम, इसका मतलब तो यही हुआ ना, यहाँ पे हमने 10 ग्राम लिया था और हमें 2 चीजें मिली, तो मैंने अभी बताया आपको इन दोनों का टोटल ये 5 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, या ये 6 हो गया तो ये 4 हो गया। मीन्स इन दोनों का टोटल हमारा 10 के बराबर ही आएगा। मतलब ना ही हमारी जो मास है वो क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। उन्होंने एग्जाम्पल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट को जब उन्होंने हीट किया तो उन्हें कैल्शियम और कार्बन 2 इसके प्रोडक्ट मिले। जो कैल्शियम कार्बोनेट उन्होंने लिया था वो 100 ग्राम लिया था, जिसमें उन्हें जो कैल्शियम मिला वो मिला 56 ग्राम और जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला ये उन्हें मिला 44 ग्राम। अब 100 इन के बराबर अभी जो उन्होंने ऊपर लॉ बताया है इसके अकॉर्डिंग हमारा 56 और 54 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ गया? ये 100 आ गया। मीन्स ना ही हमारा मास क्रिएट हुआ था, ना ही ये जो प्रोडक्ट मिले वो ज्यादा हमें मिले और ना ही कोई लॉस हुआ था। मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट दोनों जगह सेम है, मतलब रिएक्टेंट में भी सेम है, जो हमारा रिएक्टेंट था मीन्स जिसको हमने रिएक्ट कराया था और जो हमारा प्रोडक्ट मिला उन दोनों के मास सेम आए। तो यही उन्होंने बताया था कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे हमने अगर A प्लस B 2 रिएक्टेंट्स ले लिए तो इसका जो हम रिएक्ट कराने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा, हमने लिख लिया D और C मिला हमें प्रोडक्ट, तो इन दोनों का मास और इन दोनों का मास हमेशा सेम होगा। अगर ये 10 ग्राम है तो ये भी 10 ग्राम होगा, अगर ये 20 ग्राम है तो ये भी हमारा जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे 20 ग्राम आएगा। मीन्स ना ही कुछ क्रिएट होगा, ना ही ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे हमने 20 लिया है तो यहाँ पे 21 मिल जाए, हमारे मास हमेशा सेम रहेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में उन्होंने यही चीज बताई है कि जो एनर्जी है ना वो क्रिएट होती है, मीन्स ना मास हमारा क्रिएट होता है ना एनर्जी हमारी क्रिएट होती है,
और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। जितना हम लेंगे हमें वापस भी उतना ही मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक कोनिकल फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क में इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब डाली अंदर और इसका एक पॉइंट इन्होंने ऊपर रबर ट्यूब कॉक से यहाँ पे दबा दिया, जिससे जो टेस्ट ट्यूब थी वो बिल्कुल टाइट से फ्लास्क में खड़ी हो गई, मीन्स वो हिल नहीं रही थी। इस जो फ्लास्क में इन्होंने नीचे जो लिया था वो सॉल्यूशन था हमारा उनका बेरिलियम क्लोराइड, और जो इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने सॉल्यूशन लिया था ये था सोडियम सल्फेट। इन्होंने दोनों के सॉल्यूशन को टेस्ट करने से पहले मेजर कर लिया। नीचे मतलब बेरिलियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी मेजर कर लिया और जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन था सोडियम सल्फेट, इसको भी एक मेजरिंग पॉइंट से मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद इन्होंने क्या किया, जो ये कॉक थी ऊपर लगी हुई, इस कॉक को थोड़ा सा लूज किया। जब इन्होंने एक कॉक बाहर निकाली तो ये थ्रेड हिला, थोड़ा लूज हुआ और जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगी हुई थी वो टेस्ट ट्यूब नीचे सॉल्यूशन में गिर गई। जब सॉल्यूशन में गिर गई तो इन्होंने पाया कि जो इसमें रिएक्ट हुआ, जब दो सॉल्यूशंस मिले तो इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिला वो था बेरिलियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। मींस इसमें जो सॉल्यूशन मिला था वो था बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, जो दोनों मिक्स हो गए थे। मिक्सर के बाद इन्होंने फिर से इसका मेजर किया तो दोनों जो पहले उन्होंने सॉल्यूशंस लिए थे, दोनों सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद जितना भी मास आया था उसके मास के बिल्कुल बराबर था। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये प्रूफ किया कि हम जो रिएक्शन से पहले सॉल्यूशंस लेते हैं, रिएक्टेंट्स लेते हैं, उनका मास और केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उनका मास हमेशा सेम होता है। मास ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं, मास ना ही क्रिएट होते हैं केमिकल रिएक्शंस में और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये उन्होंने अपना इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने अपना ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ में देखते हैं अब उन्होंने क्या बताया। इन स्टेट दैट अ केमिकल सब्सटेंस दैट एलिमेंट इज ऑलवेज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास। मीन्स अगर हम किसी भी एलिमेंट्स का मास लेते हैं तो वो हमेशा केमिकल रिएक्शन में एक सेम प्रोपोर्शन में होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम H2O। अब इस लॉ में उन्होंने मास की बात की है, तो मास जो हम होता है वो हम U से नोट करते हैं, मीन्स U से मेजर किया जाता है। अब हम मास तो बहुत छोटा है, अब एलिमेंट्स की मास कितने होंगे, अगर हम एक एटम ले रहे हैं तो उसका मास कितना हो सकता है। एटम तो बहुत ही ज्यादा छोटा है तो उसमें हम केजी, ग्राम, इनमें तो हम उसे नोट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको म्यू से नोट करते हैं, यू से। तो हाइड्रोजन का मास, अभी इस चीज को हम थोड़ा सा याद कर रख लेना और मैं इसको आगे दोबारा से समझाऊंगी। हाइड्रोजन का मास होता है 1U और वाटर जो फॉर्म हुआ है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मास होता है 16U। ये एटॉमिक मास है, ठीक है। तो इनका जो वाटर का, अगर हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, वाटर की ड्रॉपलेट बहुत बड़ी है, वाटर की ड्रॉपलेट तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बनके बनी है, मींस बहुत सारे एटम्स इसमें ज्वाइंट हुए हैं, इस तब बनी है। अगर हम इस ड्रॉप की एक एटम हाइड्रोजन का और मॉलिक्यूल्स का, एक एटम मॉलिक्यूल्स, एक हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ये दोनों ज्वाइंट होंगे तो हमारा मॉलिक्यूल बना है। अगर वो हमने लिया, अगर हम इसका जो ये है वाटर है, इसका हम एक मॉलिक्यूल देखेंगे तो वो कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, यहाँ ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन, इस तरह से हमें एक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो वो अगर हम लेते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन होगा वो 1U होगा और जो ऑक्सीजन होगा वो 16U मिलेगा उसका मास। अब ये कैलकुलेट कैसे किया गया वो भी आगे जब मैं आपको एटॉमिक मास बताऊंगी तब उसमें समझाऊंगी। तो इनका अगर हम इनका प्रपोर्शन, मतलब इनके प्रपोर्शन के बराबर है ना, अगर हम इनका प्रपोर्शन निकाल रहे हैं
तो वो कैसे निकलेगा? यहाँ पे हमने ऑक्सीजन तो 1 लिया था तो 16 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हम कितने ले रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, ये 2 एटम्स लिए ना, तो यहाँ पे ये आ गया 2। अगर हम इसका प्रोपोर्शन निकालते हैं तो ये आ गया 1:8। मीन्स अगर हम हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं तो वो हमारा हमेशा 1:8 आएगा। अब वो वाटर का अगर हमने ये प्रोपोर्शन निकाला है 1:8 आया। अब ये वाटर कहीं का भी हो सकता है, पीने वाले पानी का हो सकता है, नाली के पानी का हो सकता है, किसी सी के पानी का होगा, कहीं के भी पानी का अगर हम प्रोपोर्शन चेक करेंगे वाटर का तो वो हमेशा 1:8 में ही आएगा, चाहे वो वाटर कहीं का भी हो, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही उन्होंने बताया अपने इस लॉ में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, कि अगर हम कहीं का भी पानी, अब जैसे पानी का एग्जाम्पल लिया तो हम कहीं का भी पानी समझ लेते हैं, अगर हम कहीं के भी पानी का इसका मास निकालेंगे प्रोपोर्शन का तो वो हमेशा सेम आएगा। यही उन्होंने अपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बताया था कि हर जगह का मास, अगर हम किसी भी केमिकल का केमिकली जो ये है एलिमेंट्स हैं, इनका मास फाइंड करेंगे प्रोपोर्शन में तो वो हमेशा सेम होगा, चाहे वो कहीं के भी ये एलिमेंट्स हों। ये दोनों तो लॉ जो थे हमारे वो किसने दिए थे? लिवॉइस और प्राउड्स ने दिए थे। अब इनके बाद नए आए, वो थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मीन्स ये थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी, और ये थ्योरी में जितना भी अभी हमने पढ़ा, इन पूरे सबका निचोड़ था, एक तरह से हम कह सकते हैं। मतलब सारी चीजों को डाल्टन साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया और ये थ्योरी उन्होंने दी। उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या बताया है वो देख लेते हैं। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। सही बात है कि सारे मैटर्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअली पार्टिसिपेट विच इज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। जो अभी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें बताया गया था यही सेम चीज है कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हैं। जो एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में इंडिविजुअली पार्ट करते हैं, मीन्स इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स अगर हम एक एटम, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर हम हाइड्रोजन का एक एटम भी लेते हैं तो वो, यहाँ पे हमने Cl लिया, Cl का एक एटम लिया तो ये दोनों रिएक्ट करके HCl बना देंगे, मीन्स एसिड बना देंगे। मतलब किसी भी चीज का, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का अगर हम एक पार्टिकल्स भी लेते हैं तो वो इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। और बताया कि इनकी एनर्जी जो है, इनका मास है, वो ना क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये अभी हमने पहले भी समझा है। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिफाई इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो एटम्स होते हैं वो गिवन, जो एलिमेंट्स हमें गिवन होते हैं वो उनकी आइडेंटिटी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं जो हाइड्रोजन है या हीलियम ले लेते हैं, अगर हम हीलियम के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो हीलियम है, इसके मॉलिक्यूल्स ये जो हमने लिया, सारे मॉलिक्यूल्स की मतलब उनका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, वो सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और उनका मास। मतलब अगर हमने एक लिया है तो अगर ये 1 ग्राम का हो रहा है तो बाकी के भी जितने होंगे वो सारे, अभी 1 ग्राम का नहीं है ये, बस यहाँ पे अज्यूम करने के लिए मैं बता रही हूँ आपको, जो सारे होंगे वो भी सारे 1-1 ग्राम के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि जो एक हीलियम है वो 1 का है तो दूसरा हीलियम हमारा 0.5 हो जाएगा या फिर 2 हो जाएगा। मतलब सेम मास के ही होंगे सारे एटम्स। सेकंड में उन्होंने बताया था, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। ऐसा नहीं है कि हीलियम अगर किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दूसरा हीलियम उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा या फिर रिएक्ट करने के बाद कुछ और चीज बनाएगा। नेक्स्ट है हमारा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सही बात है, अभी यहाँ पे मैंने हीलियम बताया था, अगर हीलियम ले और हम हाइड्रोजन ले तो हाइड्रोजन और हीलियम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इनका मास भी डिफरेंट आएगा क्योंकि ये डिफरेंट है। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि 2 लोग सेम नहीं होते, वैसे ही 2 एलिमेंट्स भी क्या है, वो सेम नहीं होते, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका मास, उनका साइज भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल्स
number to form a compound. एटम्स जो कंबाइन करते हैं वो स्मॉल रेशियो में कंबाइन करके और एक कंपाउंड बनाते हैं. जैसे वाटर का ये ले लेते हैं एग्जाम्पल. वाटर में हमें क्या करना है, वाटर में 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा. ये आपस में कंबाइन करेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, नया कंपाउंड प्रोडक्ट बनाएंगे जो होगा वाटर. तो ये क्या किए गए, एक स्मॉल रेशियो में एटम्स, जो ये एक एटम ही तो हुआ. वाटर ड्रॉपलेट में अगर हम बता रहे थे अभी, तो ये हाइड्रोजन क्या है, एक एटम ही तो हुआ. तो एटम्स क्या है, वो स्मॉल पार्टिकल्स में, मतलब छोटे होल नंबर्स में लेते हैं और वो केमिकली कंबाइंड होके एक कंपाउंड बनाते हैं. द नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स इज गिवन, कंपाउंड इज फिक्स्ड. सही बात. अभी जैसे ये मैंने बताया कि जो नंबर्स और काइंड ऑफ एटम्स होता है वो कंपाउंड में फिक्स्ड होता है. जैसे वाटर का हमें कंपाउंड बनाना है तो वाटर के कंपाउंड में फिक्स्ड है कि हाइड्रोजन के 2 ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए और ऑक्सीजन का 1 होना चाहिए. तो ये फिक्स्ड रहता है. तो ये पूरा इन्होंने जो डाल्टन थ्योरी दी थी उसमें इन सारी चीजें जो अभी तक हमने पढ़ी थी उन सारी चीजों को एक साथ बताया, और साथ बताने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, इसको और अच्छी तरह से डिफाइन किया. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, तो इसको अच्छे से याद करना. नेक्स्ट है हमारा एटम्स. एटम्स हमने अभी स्टार्टिंग में भी समझा था, इसको और डिटेल में समझ लेते हैं. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which may or may not be have an independent existence but always take place in chemical reaction. मतलब एटम्स हमें पता है सबसे छोटी यूनिट है मैटर की, जो इंडिपेंडेंट और कभी कभी इंडिपेंडेंट भी रिएक्ट करता है और कभी कभी किसी के साथ भी मिलके रिएक्ट करता है. लेकिन इसका हमेशा जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसमें प्लेस होता है, मीन्स बिना एटम्स के. ऐसा नहीं है कि कोई एटम केमिकल रिएक्शन में हमने डाला है और वो उसमें कोई भी पार्ट ना ले. हमेशा एटम्स केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं. एटम मेजर्स इन नैनोमीटर. जो एटम होते हैं वो उनका जो रेडियस होता है वो हमेशा नैनोमीटर में मेजर किया जाता है. नैनोमीटर बहुत ही ज्यादा छोटी यूनिट होती है और एटम भी हमें जैसे पता है कि बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, तो इसलिए इसमें नैनोमीटर में मेजर करते हैं. 1 नैनोमीटर हमारा किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ मीटर के. मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी यूनिट है. हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. तो ये हमारी नैनोमीटर हो गया, जो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटी यूनिट होती है. नेक्स्ट है हमारा सिंबल्स ऑफ एटम्स इन वेरियस एटम्स. अब सिंबल्स हमारे, कुछ सिंबल्स हम सिंगल यूज करते हैं, कुछ डबल अल्फाबेटिक यूज करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं. हमारे जो सिंबल्स हैं उनको हम देख लेते हैं. जैसे हाइड्रोजन के लिए H यूज किया जाता है सिंबल, हीलियम के लिए HE. यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स यूज किए गए, लेकिन हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है और सेकंड अल्फाबेट हमेशा स्मॉल होता है. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सबके लिए देखो फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल, सेकंड अल्फाबेट जो होता है वो स्मॉल होता है. जैसे मैग्नीशियम में स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स नहीं लिए गए, पहला वर्ड और थर्ड वन लिया गया है Mg. ऐसे जिंक के लिए भी है Zn, पहला वर्ड स्मॉल कैपिटल, सेकंड स्मॉल. लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों स्टार्टिंग के वर्ड्स लिए जाएं, कभी कभी बीच के वर्ड्स भी आ जाते हैं. और जैसे क्लोरीन में भी H नहीं आया, L आया, क्लोरीन. आर्गन में AR, कैल्शियम CA, इसमें स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स लिए गए. तो अल्फाबेट्स के सिंबल अलग अलग होते हैं, लेकिन हमेशा हर अल्फाबेट्स में फर्स्ट सिंबल जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा. अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका हम उनको प्रोनाउंस तो अलग करते हैं, लेकिन उनकी लैटिन नेम्स या फिर उनका ग्रीक नेम यूज किया जाता है. जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन. जैसे आयरन को हम लिखते हैं Fe और इसका फेरम, इसका लैटिन वर्ड्स के नाम पे इनका सिंबल होता है, जैसे फेरम. कॉपर Cu, ऐसे करके. गोल्ड का Au, मरकरी को Hg. तो ये हमारे कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं
जिनका हम लैटिन नेम यूज करते हैं। जॉन डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ सिंबल्स, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का ये सिंबल, कार्बन का सर्कल में पूरा ब्लैक, ऑक्सीजन के लिए अलग। तो उन्होंने कुछ सिंबल्स भी बताए एलिमेंट्स के लिए, तो वो ये सिंबल्स ये रहे। ठीक है, हमारा एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट को मेजर करने के लिए, मीन्स उसके मास को मेजर करने के स्टैंडर्ड यूनिट एटॉमिक मास से फाइंड की जाती है। और एटॉमिक जो हम जैसे कोई सामान लेते हैं तो वो केजी या ग्राम में मेजर करते हैं, तो वैसे ही एलिमेंट्स को मेजर हम एएमयू या यू में करते हैं। एएमयू की फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट और यू की यूनिफाइड मास। अब एटॉमिक मास है क्या? इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजर ऑफ एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का उसका मेजर करने के लिए एटॉमिक मास यूज किया जाता है। 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। मीन्स एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन लेंगे हम तो उसकी लगभग जो वैल्यू आएगी वो इतनी ही आएगी किसी भी एलिमेंट्स को मेजर करने के लिए। थोड़ी सी न्यूट्रॉन की अलग होती है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम यही यूनिट यूज करते हैं। और बोला मैंने, ठीक है। कार्बन 12 जो है वो एटॉमिक मास की एक स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई है। मीन्स कार्बन 12 को ये जो 1 AMU निकाला गया है वो कार्बन 12 से ही लिया गया है। अब कार्बन 12 का मैं बताती हूँ आपको, बस इतना याद रखें कि जो 1 AMU यूनिट निकली है वो कार्बन 12 से आई है। अब कार्बन 12 ही क्यों लिया गया है वो मैं आपको पहले बताऊंगी। अभी पहले ये समझ लीजिए कि कार्बन 12 लेने का मतलब क्या है। ये मान लिया एक कार्बन का एटम है, कार्बन के एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अभी यहाँ पे थोड़े से इक्वल नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हम समझने के लिए समझ लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं। ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसका ये एक पार्ट जो ये 12वां हिस्सा है, जैसे ये वाला एक पार्ट जो हमने लिया, इस पार्ट से कंपेयर करके ये यूनिट निकाली गई है। यहाँ पे हमें पता है कि एटम्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए जैसे हम मेजर करते हैं नॉर्मली कोई भी सामान, तो हम क्या करते हैं, अगर तराजू में रखते हैं तो एक में वाट रखते हैं जिससे हम मेजर करें 1 किलो 2 किलो 50 ग्राम 25 ग्राम ऐसे, और एक में जो हमें सामान मेजर करना होता है वो रखते हैं। अब जो एटम्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो उनको मेजर करने के लिए तो कोई ऐसा वाट ही नहीं बना जिसको रख के हम मेजर कर सकें, तो इसलिए उसको हमें कंपेयर कराया गया कार्बन 12 से। कार्बन 12 भी क्यों यूज किया गया? कार्बन के और भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन 13, कार्बन 14, जिनको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्बन 12 जो है वो हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमें बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो कार्बन 12 होता है। एक तो ये भी है रीज़न, कार्बन 12 से पहले हाइड्रोजन को लिया गया था मेजर करने के लिए। हाइड्रोजन एक तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। दूसरी चीज़, जब हाइड्रोजन को लिया गया तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट आई, ये जो मेजर करने पे रिजल्ट हमारा निकला जिसको हमें कंपेयर करना था, वो बहुत ज़्यादा डेसिमल्स में था, जिससे कोई भी चीज़ को कंपेयर करना और उससे मेजर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन लिया गया। ऑक्सीजन के साथ भी यही दिक्कत हुई, और भी बाकी बहुत से एलिमेंट्स को टेस्ट किया गया, तो उनमें क्या आ रहा था, मेजर करने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वो उनकी यूनिट जो निकली थी वो बहुत ज़्यादा डेसिमल्स में आ रही थी। इसलिए लास्ट में क्या किया गया, कार्बन 12 को लिया गया, और कार्बन 12 से जो यूनिट आई वो डेसिमल में नहीं आई और इसको मेजर करना ईजी पड़ा, इसलिए हम यहाँ पे कार्बन 12 का यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, हमें कुछ थोड़ा याद करना पड़ेगा अभी के लिए। तो बाकी के एलिमेंट्स के लिए भी क्या किया गया, इस यूनिट से मेजर करके उनका एटॉमिक मास फाइंड किया गया। एटॉमिक मास फाइंड करना हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। फिलहाल अभी हम ये देख लेते हैं कि कुछ जो यूनिट्स हैं हमारी, उनके मास कैसे दिए गए। जैसे हाइड्रोजन का 1U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। तो ये हमारे एटॉमिक मास लिखे हुए हैं एलिमेंट्स के।
तो ये इसी यूनिट से कंपेयर करके इनके एटॉमिक मास फाइंड किए गए हैं। तो इसको अभी के लिए आप थोड़ा याद कर लो, और जब हम इसको न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसमें मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, हमें पता है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। दो एटम्स को मिलाने पे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है। अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मीन्स दो एटम्स को मिलाने पे क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। जैसे H और H को ज्वाइन करेंगे, H और X मिले तो क्या बन गया हमारा H2। H और Cl को किया हमने तो क्या बन गया हमारा HCl। तो सिंपली दो एटम्स को कंबाइन करने पे हमारा मॉलिक्यूल बनता है। मीन्स दो एटम को जब मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और हमारा कोई भी मैटर किससे बना होता है, मॉलिक्यूल्स। एटम कंबाइन करने पे मॉलिक्यूल्स बनता है, और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन जब होते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, तो हमारा कोई मैटर बनता है। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, सेम टाइप के जो एटम्स कंबाइंड होते हैं, सेम टाइप एलिमेंट्स जब कंबाइंड होते हैं तो हमारा क्या बनता है, एलिमेंट बनता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule is known as atomicity. जब एटम्स कंबाइंड होते हैं तो उसको हमें क्या बोला जाता है, एटॉमिसिटी बोलते हैं। जब एटम्स कंबाइंड होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसको। containing only one type of atoms is known as monoatomic. जब केवल एक तरह के एटम्स कंबाइंड होते हैं तो उसको बोला जाता है मोनोएटॉमिक। एग्जाम्पल हमारा क्या है, हीलियम, जिसमें सिर्फ एक टाइप का एटम होता है। नेक्स्ट है एटम कंटेन टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम इज नोन एज डायटोमिक। मीन्स जिसमें दो एटम्स कंबाइंड हो, जैसे H2O कंबाइंड होके ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं O2, तो ऐसे को बोला जाता है डायटोमिक। अगर 3 कंबाइंड है तो ट्राइएटोमिक। जैसे ओजोन गैस O3 होती है, जिसमें O 3 O कंबाइंड होते हैं, तो इससे ट्राइएटोमिक, इसको बोला जाएगा ट्राइएटोमिक। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मीन्स जब दो डिफरेंट टाइप के एटम्स ज्वाइंट हो तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। हमें पता है कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड मीन्स मिक्सचर, जिसमें दो अलग अलग टाइप के एटम मिले। तो जब दो अलग अलग टाइप के एटम्स मिलाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे NaCl अलग, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग, HCl। तो ये सारे क्या है, दो अलग अलग टाइप के इसमें एटम्स मिल रहे हैं, और ये क्या बना रहे हैं, एक बना तो ये भी मॉलिक्यूल ही रहे, दो अलग टाइप के एटम्स मिले, बनाया मॉलिक्यूल, लेकिन दो अलग चीज मिल गई इसमें, तो वो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया ना दो अलग अलग चीजों का, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। तो जब दो अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एटम्स मिलते हैं सॉरी, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये तो हमारा था क्या, मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम आयंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयंस। आयंस होते क्या है, देखते हैं। कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पेशीज। द चार्ज स्पेशीज इज नोन एज आयन। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, चार्ज कंटेन करते हैं, और इन चार्जों को ही हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। चार्ज कंटेन करने का मतलब क्या है, अगर कोई एटम है तो हमें पता है एटम किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे
पॉजिटिव होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं, Na। सोडियम का सिंबल क्या है? Na। इसका नंबर क्या होता है? 11। अब सोडियम में क्या है? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। अब सोडियम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं तो सोडियम में एक क्या ज़्यादा हो जाएगा? प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो Na+ आ जाएगा। अगर सोडियम में से हम एक प्रोटॉन माइनस करेंगे तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? अब जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इतना ये तो समझा। अब इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा एटम होता है वैसे तो वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैंसल आउट होके उसको न्यूट्रल बना देते हैं। लेकिन जब हम उसमें से कुछ निकालते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो क्या हो जाता है? एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है, और प्रोटॉन ज़्यादा होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाया जाता है। जब प्रोटॉन निकाल रहे हैं हम, एक न्यूट्रॉन में से हमने एक प्रोटॉन कम कर दिया, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो हमारा एक यहाँ पे अब प्रोटॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो जो ज़्यादा उसका चार्ज लग जाएगा। जैसे यहाँ पे हम ऐसे लिख के भी समझ सकते हैं, जैसे हमने Na लिया था, इसमें से हमने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया था। जब एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास Na+। जब एक प्रोटॉन माइनस करेंगे तो हमारे पास, अब प्रोटॉन माइनस हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, Cl लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन 17 नंबर होता है इसका, क्लोरीन का। मीन्स क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन। अभी इसमें क्या है? क्लोरीन में 17 ही इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव है, और 17 प्रोटॉन है जो पॉजिटिव है। तो निगेटिव और पॉजिटिव कट के हमें पता है क्या हो जाता है? 0। यहाँ पे 0 आ जाता है। लेकिन जब यहाँ से 17 में से उसने एक क्या किया है? इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब 16 हो गया। 16 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन्स वाला हो गया। ठीक है, यहाँ आ गया Na+। जब 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गया, यहाँ तो 17 ही इलेक्ट्रॉन्स है जो किसके हैं? प्लस के हैं, और ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का। तो Na पे कौन सा साइन आ गया? प्लस का। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट में अगर हम यहाँ से 17 में से, अब 17 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही है, यहाँ पे भी 17 प्रोटॉन है प्लस के, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन को हमने कुछ नहीं किया, प्रोटॉन को हमने माइनस कर दिया, तो प्रोटॉन कितने हो गए? 16 प्लस 17 इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, तो जो माइनस है वो नीचे आ जाएगा। यही तो हम मैथ्स में भी करते हैं ना, प्लस माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? Na के, तब क्या लगेंगे? माइनस का चार्ज। ठीक, अब जब ये प्लस का चार्ज आता है तो हम इसको बोलते हैं कैटायंस। जब माइनस का चार्ज होता है तो इसको बोला जाता है एनायंस। मीन्स जब प्लस में चीजें निकल रही हैं तो वो कैटायंस, प्लस का साइन, और जब माइनस में चीजें निकल रही हैं तो वो एनायंस। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल या प्रोटॉन्स निकल रहे हैं, ये सिर्फ जरूरी नहीं है एक निकले, अलग अलग भी निकलते हैं। जैसे Mg पे 2 का चार्ज आ जाता है, Mg2, इसमें से क्या हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। जब केमिकल रिएक्शंस कराए जाते हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के किसी और के जो कंपाउंड, अलग दूसरा कंपाउंड इसके साथ होता है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारे हो गए आयंस। इतना याद रखना है हमें कि
कैटायंस किसको बोलते हैं, एनायंस किसको बोलते हैं, और ये वर्क कैसे करते हैं। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, अगर प्रोटॉन निकल रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना वैलेंसी। नेक्स्ट है हमारा वैलेंसी। अब वैलेंसी होता क्या है, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या कराया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, और वो कंबाइंड होके कोई न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट हमें देते हैं। तो उनका जो ये कंबाइनिंग पावर होती है वो हम वैलेंसी से फाइंड करते हैं कि वो कितना रिएक्टिव होंगे और कितनी जल्दी वो कंबाइंड होंगे। तो उनकी जो कैपेसिटी है वो वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ मच द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। जो अभी मैंने बोला वही है इसमें भी, कि वैलेंसी के थ्रू हमें पता चलता है कि जो हम ये एलिमेंट्स ले रहे हैं, एलिमेंट्स के एटम्स ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन कराने में, वो कितना रिएक्टिव होंगे, मीन्स कितनी जल्दी दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ कंबाइंड होंगे और एक केमिकल कंपाउंड बनाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। अगर वैलेंसी में, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल है, अगर ये टेबल आप लोगों ने नहीं लर्न की हो तो अभी इसको लर्न कर लो, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाली है। 10th में जब फॉर्मूले बनाने आएंगे उसमें भी काम रहेगी, 9th में भी यूज़फुल है। तो ये टेबल जो है इसको अभी के लिए लर्न कर लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूला फाउंड करना है कैल्शियम कार्बोनेट का, एग्जाम्पल लेते हैं, और ये फॉर्म ऐसे करके ही उसको फॉर्म किया जाता है, किसी भी केमिकल का फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें पता होना चाहिए कि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है। कैल्शियम का फॉर्म सिंबल होता है Ca और इसकी वैलेंसी होती है 2+, कार्बोनेट की CO3 और ऊपर इसकी वैलेंसी होती है 2-। ठीक है, अब इसको क्रॉस में करते हैं, जो वैलेंसीज हैं वो नीचे चली जाएंगी यहाँ पे ऐसे। अब ये क्या हो गया, Ca यहाँ गया 2, ये वाला वैलेंसी यहाँ, ये इसमें माइनस और प्लस नहीं लगा यूज़ करते, सीधे सिर्फ जो वैलेंसीज हैं वो लगाते हैं। और ये यहाँ वाला जो 2+ था वो इधर आ जाएगा, CO3 और ये 2+। अब यहाँ का 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो सकते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ लिखा CaCO3 और यही क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। नेक्स्ट देखते हैं अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम का होता है NH4 1+ और सल्फर का होता है SO4 2-। क्या करेंगे, क्रॉस में ले जाएंगे, NH की वैलेंसी SO4 के नीचे और SO4 की वैलेंसी NH4 के नीचे, क्या हो जाएगा, NH4 यहाँ 2 है तो होल में 2 और इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी तो SO4 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। हाइड्रोजन क्लोराइड का लिखना हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1। वैलेंसी जाएंगी एक्सचेंज, H पे 1 Cl पे 1 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला आ गया HCl। तो ऐसे हम फॉर्मूले, ये कंपाउंड्स के फॉर्मूलेज फाइंड करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसके आगे का पोर्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।